अस्सलामुअलैकुम। आज का दिन भी सियासी गहमा-गहमी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अदालती फैसले से भरपूर दिन रहा। शाम गए सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि हुकूमत अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुताल्लिक चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए भी मुशावरत जरूरी होती है। विफाकी हुकूमत की जानिब से जजेस को नामजद करने पर जजेस पर शुबहात पैदा हुए। जजेस अपनी मर्जी से कैसे किसी कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन में जजेस में तफरीक डालने की कोशिश की गई। आला अदलिया ने मजीद कहा कि फोन टैपिंग एक गैर आईनी अमल है और इंसानी वक़ार के भी खिलाफ है। हुकूमत कैसे जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। ये और इससे जुड़ी और आज के दिन की और दीगर खबरों पे हम जायज़ा लेंगे। गेस्ट पैनल से आपका तारुफ करवाता चलूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। साथ ही जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के। और अब से कुछ देर में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो मेंबर हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर हुमायूं आपकी तरफ चलता हूं। सबसे पहले आज के इस फैसले को जो कि इस वक्त आया ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और जो आपके वकला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, उनका इसमें ये भी कहना था कि जो पिछला कमीशन जिसको आज मुअत्तल किया गया वो फोन टैपिंग के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में भी बताया कि सोर्स क्या है इन तमाम कॉल को टैप करने का। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स हैं, वो जो आर्टिकल 7 है वो क्लियरली बताता है कि कोई भी जज जो होता है वो किसी प्राइवेट या पब्लिक किसी किस्म की कमीशन का हिस्सा डायरेक्टली नहीं बन सकता जब तक वो चीज़ थ्रू सुप्रीम कोर्ट ना आए। वो ऑफिशियली या अनऑफिशियली दोनों सूरतों में वो उसका हिस्सा नहीं बन सकते। उसमें लिखा हुआ है, एंड में लिखा हुआ है शेल बी अवॉइडेड। शेल इज़ कंपल्शन, तो उसको कहा हुआ है वो है, तो उस लिहाज से बन नहीं सकते। ठीक है, तो अब उस पर सुप्रीम कोर्ट बेहतर जानती है। मैं तो मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और ना मुझे, लेकिन एक थोड़ा सा इंसान जो हल्का सा अक्ल रखता हो और अगर वो बायस ना हो, वो झूठा ना हो, वो बेईमान ना हो और वो इसको सीधी तरीके से पढ़ना चाहे तो इसका मतलब जान सकता है। वरना तो लोगों ने हर एक चीज़ के बारे में अगर आप लोगों से बहस करने पे शुरू हो जाएं तो वो तो नऊज़ुबिल्लाह खुदा की ज़ात के ऊपर भी बहस कर लेते हैं। जो एथियस्ट हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, तो वो तो फिर अगर कोई करना चाहे तो कर लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर चीज़ें इतनी ही आसान हैं, इतनी ही सादा हैं, तो फिर हुकूमत जो है वो उसने एक ऐसा इक़दाम क्यों उठाया अगर चीज़ें इतनी ही सादा हैं? क्योंकि बज़ाहिर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आमने सामने एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है, और ये चीज़ें हमने देखी पिछले चंद रोज़ में। देखें, इस तरह है कि इस हुकूमत इसमें इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है, इनका सिर्फ एक चीज़ है। जब इसी बेंच ने या इन्हीं लोगों ने, इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने पिछले साल जब इमरान ख़ान को डिसक्वालीफाई किया था, या जैसे इमरान ख़ान की हुकूमत को इन्होंने कहा था कि हाँ जी ये नहीं होनी चाहिए, तो ये लोग सब इनके हक़ में बोल रहे थे। आज ये सब लोग इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके से आर्टिकल 144 के होते हुए जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके इन लोगों ने सब कुछ किया, ये इनका वतीरा है। 1997 में भी किया था, हमेशा से इन लोगों ने यही किया, तो ये हैं इसलिए। नंबर 2, मैंने अब शुरू में अल्फाज कहते कि जो झूठ ना बोलता हो, जो ईमानदार हो, जो बेईमान ना हो, वो सारी चीज़ें हैं। जब आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, देखिए एक चीज़ होती है
आप चोरी करते हो, पैसा चोरी करते हो, आप फ्रूट चोरी करते हो, एक दरख्त से फल चोरी करते हो, कोई मसला नहीं है, अगले साल फल फिर आ जाएगा। लेकिन एक शख्स है वो उस दरख्त की जड़ों में दीमक लगा जाता है, इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। अनफॉर्चुनेटली ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों ने हर जगह पे जो जजेस को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, जब इनका दिल करता था, ये जब इनको सूट नहीं करता था ये आर्म फोर्सेस को कंट्रोवर्शियल बना रहे थे, जब इनको सूट करता था तो ये इंडिया के साथ बैठ के उनको डॉन लीग सब कुछ बता रहे थे। आप ये सोच लें ये वो पार्टी है, ये वो हुकूमत है जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए इंडिया को कहा है कि जो आपके यहाँ पे अटैक होते हैं, टेररिज्म के अटैक होते हैं, वो पाकिस्तान से होते हैं। अब आप इससे ज़्यादा आप किसी एक ऐसे शहीद की कि जिसने इस मुल्क के लिए जान दी हो, इससे ज़्यादा आप उस शहीद की बेइज्जती क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, आ जाते हैं उसके आप ऊपर मुझे भी। जरा बात मैं बताएं। इसी पॉइंट के ऊपर फोकस रहना चाहूंगा। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी जी। जुल्फ़िकार साहब, बहुत सीरियस जो है रिमार्क्स और आज के इस तहरीरी फैसले में कि हुकूमती जो कमीशन है, जो हुकूमत ने जजेस को इस कमीशन में लेकर आए और जो उन्होंने नामजद किया, इस पर मुंतखब किया, उससे जजेस के अंदर शुबहात पैदा करने की कोशिश की गई, एक डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की गई और हुकूमत की इस कोशिश को आला अदलिया ने उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। न सिर्फ नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया बल्कि अब तक के जो उसके अहकामात और कार्रवाइयां हैं उनके ऊपर भी स्टे दे दिया है। बदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में देखिए, माजी में भी मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा कि एक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनके बेटे का केस था और उन्होंने कहा था कि मैं बेंच को हेड करूंगा और मैं उस केस को सुनूंगा। देखिए, अगर हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन बनाया है, ऑनरेबल मोसेस जज साहबान को और दूसरे मेंबर्स को नॉमिनेट किया कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें। इंक्वायरी के अंदर से उन्होंने सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग करना था और फैक्ट फाइंडिंग के अलावा उसका कोई मिशन नहीं था, कोई मामला नहीं था और ना उनकी फैक्ट फाइंडिंग के अंदर उसके ऊपर कोई जजमेंट होनी थी, ना वो किसी पे असरअंदाज होना था। सिर्फ उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग करनी थी और मैं ये समझता हूँ हुकूमत किसी से भी ये काम करवा सकती है और ये प्राइम मिनिस्टर का, कैबिनेट का, पार्लियामेंट का प्रोगेटिव है, वो किसी ऐसे बंदे से करवाए जिसके ऊपर लोग इतराज ना करें। अब प्रॉब्लम उसके बरक्स ये है कि हुकूमत ने फैसला कर दिया और एक ऐसे ऑनरेबल जज को लगा दिया जो कि इदारे के अंदर उसकी अपनी जो है उसके ऑनरेबल जजेस जो है उसके ऊपर एतबार नहीं करते और मोसेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि हेड करते हैं आज के ये जो फैसला किया है उस बेंच को, उसके ऊपर उनके अपने भी अजीजों कारिब और रिश्तेदारों की कुछ टेप्स है। क्या ही अच्छा होता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक अपने इन मोसेस साहिबान को जिनके ऊपर पहले ही उंगलियां उठ चुकी हैं उनको शामिल करने की बजाय और हुकूमत के जो जुडिशल कमीशन को उन्होंने सस्पेंड किया उस ऑर्डर को, इसकी बजाय जो बाकी मानदा जजेस थे उन एक नॉर्मल और एक वो जजेस के ऊपर बना देते जिसके ऊपर ना इनका कोई प्रॉब्लम होती ना हुकूमत को प्रॉब्लम होती और इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होना था और एक दरमियाना रास्ता निकल जाना था जिससे सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होना था कि इन ठीक, अगर ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग कमीशन इस वक्त हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अगर सिर्फ इसके टीओआरस वगैरह भी सामने थे, इसने सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग जो है वो करनी थी, प्रॉब्लम कहाँ था इस पूरे कमीशन में? दो जो हैं वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के थे और एक मोस्ट सीनियर जज जो हैं वो इसमें मौजूद थे। तो क्या ऐसा इस वक्त जो सख्त रिमार्क्स अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की गई इस, और हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपने मामलात को आगे लेकर चल सकती है अपने मुंतखब करदा जजेस के हवाले से? मुर्तज़ा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं आज के इस फैसले को? देखिए, तो होंगे
जाहिर है, एक तो मैं चूंकि गवर्नमेंटल पार्टी से हूँ, इस हवाले से शायद मुमकिन है बाइस भी हो सकता हूँ, मगर अदर एज ए एडवोकेट जब मैं इसको एग्जामिन करता हूँ, बल्कि कल भी मैं किसी प्रोग्राम में था तो उसमें मैंने बड़ी तकलीफ के साथ इस बात का इजहार किया था कि सोशल मीडिया पे जो है कल मतलब यानी आज का आने वाला फैसला जो है शायद लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं और पहले से कह रहे हैं कि ये फैसला हो। मुझे इस पे बड़ी तकलीफ थी और है भी। इसमें देखिए, चैलेंज करना जो है वो किसी भी आर्डर को वो हक है किसी भी शहरी का, और इसको चैलेंज किया जा सकता था, चैलेंज किया जा, मगर जहाँ पे कोई ताल्लुक आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस मामले के साथ आ जाए तो वो मुझे लगता है कि वो आप उस केस को ना सुने। दो केस में जो है ना वो बेंच फॉर्मेशन में जो है ना वो एक अमेंडमेंट आ गई हुई है जिसको इन्होंने अलग से स्टे किया हुआ है, मगर चले आपने उसको स्टे किया हुआ है, इसके बावजूद भी जो है ना वो लोग जिनके साथ इस मामला का ताल्लुक बनता था उनको माइनस कर, और तब जो है ना कोई बेंच फॉर्मेशन हो जाती है और सीनियरिटी की असूल पे हो जाती है कि जो सबसे सीनियर लोग हैं माइनस क्योंकि काजी साहब उस बेंच का उस कमीशन का हिस्सा है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी सेंट्रिटी ज्यादा, उसका वजन ज्यादा बनना था। मगर शायद हम ने जो है ना वो हर तरफ जो है ना हर शख्स ने जो है ना वो तबाही का इरादा किया हुआ है, और इस तबाही के इरादे में जो है ना वो जुडिशरी भी जो है ना खराब हो रही है। तो अब मामला यहाँ से आप कहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि ये अदलिया और पार्लियामेंट जो बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के थे, क्या सूरत हाल फिर उसी नहज पर जाएगी? अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव हर सारे का सारा जो है ना वो एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं और सारा कुछ एतवार है। देखिए, इस मामले का ताल्लुक जो है ना ये इतना आसान नहीं है। मामले का ताल्लुक ये है जो इसका बैकग्राउंड बनता है, बहुत सारे साथी जो है ना दोस्त ये कह देते हैं कि जी नहीं, ऐसे चीफ साहब को बीच में से उनकी कंसेंट लिए बगैर नहीं होना चाहिए। तो मामले का जो असल ताल्लुक बनता है उसमें ताल्लुक ये है कि किसी को प्रमोट किया जा रहा था जुडिशरी से, और वो सियासी तौर पे जो ना उसको कहीं ना कहीं पे उसको पाँव जमाने के लिए या उसको जो ना उसको अपलिफ्ट करने के लिए जो ना वो जुडिशरी के ऊपर एलिगेशन ये है, दुरुस्त या गलत। और पहले से जो है ना ये जो ऑडियो लीक्स हैं और सब कुछ जो भी मटेरियल जो मार्केट में इस वक्त आया हुआ है, तो वो सारा कुछ इस हवाले से है। और इसके अलावा किस हवाले से, इसके अलावा जो है ना वो जो 9 मई और 10 मई के वाक़यात हुए उसके हवाले से भी है शायद। अब अगर किसी के साथ मतलब किसी को मैं नहीं कहता कि किसी को बचाना है, मगर कोई फर्ज कर लीजिए कि कोई चैलेंज हो गया है कोई मामला, और उसमें चैलेंज होने के बाद जो है ना वो मामला जब कोर्ट के सामने आएगा तो कोर्ट को जो है ना वो थोड़ी सी वो ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर वो मोतबर मकाम पे होती है, और जो मोतबर होता है मकाम के हवाले से उसकी तरफ यानी आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको भी देखा जाना चाहिए था। नाउ अब क्या होगा? क्या ये एक और कमीशन बन सकता है? जो ये मामला जो है ऑडियो लीक्स का वो तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, और फिर दूसरा पीटीआई का ये कहना है कि इनका सोर्स क्या है, इस सोर्स के ऊपर भी बात की जाए। देखिए, सोर्स के ऊपर भी बात वो हो सकती है, और वो सोर्स वाली जो जजमेंट आई थी खोसू साहब वाली वो भी खासी डिस्प्यूटेड थी, और उसका भी बैकग्राउंड अगर आप वो ले लें तो वो बैकग्राउंड जो है ना वो कहीं ना कहीं पे सियासी था और नवाज शरीफ फैमिली थी। तो सोर्स वाली बात भी चले ले लीजिए, मगर इस वक्त तो इसका डिनाइल नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, और जिन चीज़ों का डिनाइल साबित तो उस चीज़ को करना होता है जिसको जो है डिस्प्यूट किया जाए, और जिसको डिस्प्यूट ही ना किया जाए उसके बाद खाली सिर्फ ये कहा जाए कि इसको जो है ना इसके टुकड़े लगाए गए हैं, तो ये तो फ्रांसिक में जो है ना वो टुकड़ों वाली बात तो फ्रांसिक से भी हो जाती है। अगर मैं कहूँ आवाज तो मेरी है, मगर एक तो मैंने बात की थी एडिट हुई है, तो वो एडिट तो वो बड़ा आसान सा तरीका है, उसमें तो वो बंदे ने अपने आप से तो इनकार नहीं किया, अपनी आवाज से इनकार नहीं किया। तो अब सोर्स जो है ना वो नहीं रही है, बात उससे आगे चली गई है, फ्रांसिक से जो है ना वो मामला जो है वो क्लियर होता है, और अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है तो उसमें किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए, मगर वो दूध का दूध पानी का पानी जो है जब आप करेंगे तो उसमें कुछ गंद भी पड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ इसी तरह से बात। ठीक है।
अब मेमन साहब, अब सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में तौबा ताइब का इस वक्त जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है और बड़े बड़े नाम जो है वो इस वक्त कप्तान के खिलाड़ी जो हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। बात सारी यह है कि एक दरवाजे से अंदर जाते हैं, दूसरे दरवाजे से बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद सब ये उसके बाद का क्या मामला है। मिसाल के तौर पर कारकुन जो है वो इस वक्त खान साहब कहते हैं कि 10,000 बंदा जो है उनका गायब है और केसेस जो हैं लोगों के ऊपर होंगे, बिल्कुल होने चाहिए। तो ये समझ में इस वक्त नहीं आ रहा कि पहले जो है वो कहा जा रहा था ए पॉलिटिकल किसी और को होना है, अब तो पहली दफा हम देख रहे हैं कि सियासतदान खुद ऐलान कर रहे हैं अपने ए पॉलिटिकल होने का। मेमन साहब देखिए, इस तरह है कि इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में एज अ सियासतदान, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ डेमोक्रेट, एज अ पार्लियामेंटेरियन बड़ी शर्म की बात नहीं है कि जब हम लोग इस किस्म की हरकतों तक नीचे गिर गए हैं कि हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को जस्ट बिकॉज कि हम इलेक्टोरल वोट में हम उसको नहीं हरा सकते, तो हम लोग इस किस्म की हरकतें शुरू कर दी हैं कि उसके उसके लोगों को प्रेशर में डाल दो, किसी का कुछ कर लो, कोई रिकॉर्डिंग कर लो, किसी के बच्चों को धमकी दे दो, किसी की बेटी को धमकी दे दो। इलेक्शन कराओ और मैं जिसको भी खड़ा करूंगा वो जीतेगा। खान साहब का तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अलग है इस वक्त। सर देखिए मैं एक बात बताऊं, वोट जो देते हैं वो अवाम है, ठीक है। अवाम की बात और है, अवाम तो डेफिनेटली, तभी तो ये जो लेटेस्ट सर्वेज आ रहे हैं उन सब के अंदर पीटीआई पहले तो 70% तक तो आ चुकी है, उसके अलावा अभी पांच जगहों पे 80, 85, 90% वो कर रहे हैं। इन्हीं वजह से ही तो इनकी जान जाती है सबकी। ये जो पीडीएम है ना, जिसको मैं हमेशा पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट कहता हूँ, कि जब से ये लोग आए हैं इन्होंने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया है, पाकिस्तान के हर इदारे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मुझे कामरान साहब जो हैं ये बजाते ख़ुद में इनको 2 साल से जानता हूँ, बहुत नफीस आदमी हैं, आई एम श्योर एक बहुत अच्छे लॉयर होंगे, लेकिन जब आप इंटेलेक्चुअली मेरे लिहाज से इस किस्म की बीच में शिकन डालने शुरू कर दें, जहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, जब आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से कोई जज किसी भी उसके अंदर किसी किस्म के कमीशन के अंदर जो हुकूमत बनाती है, चाहे वो प्राइवेट हो, ऑफिशियल हो, किसी भी लिहाज से उसमें वो बैठ नहीं सकता, और उसमें फिर आप बनाने की कोशिश करो, और अगर आप उसके लिए कोई एक्ट पास करते हो, सर सुन ले, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। जब आप उसके बाद लोगों के ऊपर अननेसेसरी के प्रेशर लगा रहे हो और आप लोगों को हटा रहे हो, तो लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, वो मुझे एक किस्सा याद आ रहा था, मेरे ख्याल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उसमें हुआ था कि 2 औरतें आई थी और एक बच्चे का डिस्प्यूट था। तो उस पे जब उन्होंने पूछा तो वो दोनों कह रहे थे ये, तो उन्होंने कहा चलो इस बच्चे को ना 2 टुकड़ों में कर दो, तो एक ने कहा कर दो, दूसरी का नहीं ये उसका बच्चा है, इसको 2 टुकड़े में ना करो। तो हज़रत अली ने कहा कि नहीं ये इसी का ही बच्चा है, कोई माँ अपने बच्चे को 2 टुकड़ा करता नहीं देख सकती, ठीक है। आज हम देख रहे हैं कि एक माँ है वो अपनी बेटी का कहती है कि मैं अपनी बेटी का ख्याल रख रही हूँ, उसकी बेटी वो जो एक बहुत प्रोमिनेंट लॉयर है। एक माँ कहती है कि मेरे 13 साल का बच्चा है। एक माँ कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो स्पेशल बच्चा है और उसकी सेहत के लिए मैंने वो कर रहा हूँ। जब आप इस किस्म की, सुन ले, सर एक ब्रेक की कॉल है, जब देखिए ना, ब्रेक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये ब्रेक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस किस्म के हथकंडे कर रहे हैं और आप लोगों को हटा रहे हैं, आप बिल्कुल उनको इस वक्त हटा रहे होंगे वो प्रेशर की वजह से। अभी वो उस्मान रास का आपने वो क्या नाम है उसका, उसका जो है भैया मुराद रास, उसका आप देख रहे थे, उससे बात नहीं हो रही थी, ठीक
ठीक, उसकी ठीक। आंखों से आंसू थे। मैं करता उससे हूं। बात में आई थी 20 सेकंड। अबरारुल हक जो है वो भी काफी जो है वो रंजीदा थे, और मुराद राज जो है वो भी काफी रंजीदा थे, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पूरा पैनल मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला ताइब होने का, तौबा ताइब होने का सिलसिला इस वक्त जारी है, खान साहब का साथ छोड़ने का, खुद सियासत छोड़ने का सिलसिला इस वक्त जारी है, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तफरीक हम देख रहे हैं कि जो इलेक्टेबल्स हैं, जो मंझे हुए सियासतदान हैं, वो इस वक्त खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं, और साथ छोड़ने के साथ वो एक ब्रेक भी ले रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का आपने स्टेटमेंट सुना, और आपने और लोगों के स्टेटमेंट, फयाजुल हसन चौहान को आपने सुना, और दीगर भी लोग हैं। वो इलेक्टेबल्स वो जब जाएंगे, एक मौसम दोबारा वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो जो एक होम ग्रोन प्रोडक्ट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो पीटीआई को देखकर, जो खान साहब को देखकर इस सियासत में आए थे, सर फहरिस्त अगर बात करें हम चीमा फैमिली जो है उसकी आप बात करें, आप मलाइका बुखारी की बात करें, अबरारुल हक की बात करें, मुराद राज की बात करें, ये सारे लोग जो हैं ये सियासत को खैराबाद कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सियासत को क्यों खैराबाद कह रहे हैं? इमरान साहब, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक वो लोग थे जो इमरान खान साहब की तरफ देख के आए थे कि खान साहब मुल्क के अंदर तब्दीली लेके आएंगे, नई नस्ल थी, नए लोग थे, उनको एक सियासत में ब्रेक चाहिए था, अपॉर्चुनिटी उनको इस प्लेटफॉर्म पे आके मिली क्योंकि उनको कहीं और नजर नहीं आ रही थी। और कुछ लोग वो थे, बल्कि मेजॉरिटी इलेक्टेबल वो थे जो मुतअद्दिद दफा मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं, कई कई साल गुजारे हैं, और फिर वो अपॉर्चुनिस्ट क्लास के नुमाइंदे थे और उन्होंने आके अपॉर्चुनिटी अवेल की, खान साहब के करीब हुए। खान साहब ने भी अपनी असल फिलॉसफी को छोड़ा और इलेक्टेबल्स की तरफ आए और इन लोगों को साथ जोड़ा, और इनको साथ जोड़ के इन्होंने खान साहब को काबू किया। खान साहब ने अपने असल नजरिए को, असल नैरेटिव को छोड़ा, फिलॉसफी को छोड़ा, और वो फिर ये इलेक्टेबल की तरफ आके उन्होंने कहा बाय हुक और बाय क्रुक हम इलेक्शन जीते और हमें जितवाया जाए, जैसे भी है हमें हुकूमत में लाया जाए। ये काम इन्होंने 2013 में किया, बात अब कामयाब नहीं हो सके। फिर 2018 में इन्होंने मनूवर करके एक फैसला करने वाले कुछ लोगों के साथ ये हुकूमत में आ गया। ये सारे लोगों के अंदर एक चीज कॉमन थी कि ये सारे ही इनमें ना तो काबिलियत थी ना अहलियत थी। खान साहब अभी ये बड़े काबिल एहतराम है, सेनेटर साहब बड़े काबिल आदमी होंगे, इन्होंने बात की थी कि एक फ्रूट दरख्त से चोरी हो जाता है, और इंटेलेक्चुअल जो इन्होंने बात की थी कि इंटेलेक्चुअली जो चोरी होती है या करप्शन होती है वो दरख्त की जड़ों के अंदर चले जाता है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात कर रहे थे। अब आप ये देखें ना कि पीटीआई के लोगों को यही नहीं पता कि एक फ्रूट और एक पत्ते की या एक किसी फल की चोरी भी चोरी है। वो इंटेलेक्चुअल चोरी तो बात की है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी तो बात की है। डिसऑनेस्टी एक फ्रूट की हो तो वो है, लेकिन ये कहते हैं एक फ्रूट की डिसऑनेस्टी है नहीं। यहाँ पे इनका लीडर ही डिसऑनेस्ट है। अभी इनके जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो दो लोग हैं। एक अपॉर्चुनिस्ट क्लास थी, जैसे मैंने पहले कहा, वो तो छोड़ के जाना था, उन्होंने अब नया मुकाम देखना है। और जो नए लोग आए थे जिनको खान साहब के ऊपर मान था, कोई लगता था कि खान साहब बड़े, अब देखिए खान साहब ने नहीं तो वो 8 मई तक वो खान साहब की स्ट्रेंथ थे। 9 मई के बाद वो इतने बददिल हो गए खान साहब से। देखे ना खान साहब जो जिस नैरेटिव को जो सरगना बन के उन्होंने जो सरपरस्ती करके एक दहशतगर्दी का प्लान किया और कौमी इदारों के ऊपर। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कामरान मुर्तजा साहब। एक मिनट में बात कंप्लीट कर लूं जी। आप देखें कि ये सारा इन्होंने, खान साहब ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया, स्टेट हमला किया, और फिर इंटेलेक्चुअल चोरी करें, फिजिकल करें, मॉरली करें या इखलाकियात का जनाजा निकालें। खान साहब ने देखें 350 कनाल के अपनी बीवी से आए जहेज के अंदर घर लिया, कभी एक दिन कारोबार नहीं किया, एक दिन नौकरी नहीं की, और खान साहब का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आज तक कि खान साहब को कहीं से पैसे आते हो। सर जी आ जाते हैं इस पॉइंट। अलीम खान साहब मैं इस पॉइंट को रखूंगा। आप
बदर भाई मैं इस पॉइंट को रखूंगा, लोगों ने छोड़ना ही था। ठीक है। कामरान मुर्तजा साहब, ये सारी चीजें जो बता रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, और 8 मई तक जो खान साहब की स्ट्रेंथ थी, क्या 9 मई के बाद वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसी को अपना 13 साल का बेटा याद आ रहा है, किसी को अपनी बच्ची याद आ रही है, और उसके बाद जो है वो वहां से बाहर निकल रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये रुझान जो है, आप समझते हैं कि ये जस्टिफाई करता है ये रुझान, इस तरीके से लोगों का सियासत से निकलना, या वो इतने प्रेशर में है इस वक्त? मोहम्मद साहब से पहले मैं बड़े एहतराम से उनसे ये बात करूंगा कि ये दूसरों को ये समझना कि वो इंटेलेक्चुअली करप्ट है या वो डिसऑनेस्ट है, ये बजाते खुद जनता, ये मेरा ख्याल है कि ये मेंटल डिसऑर्डर में आता है। जब तक किसी ने किसी को जब करप्ट नहीं देखा, ये जो खान साहब का ये नैरेटिव है कि हर एक के साथ चोर डाकू समझते हैं, तो ना हम चोर हैं ना डाकू हैं, और शायद हम ऑनेस्टी का अगर कोई म्यार होगा तो मुमकिन है कि वो उससे बेटर म्यार भी होंगे जो खान साहब के जेहन के आसपास या उनके साथियों के जेहन के आसपास जो है ना ये बातें होंगी। देखिए, पॉलिटिकल जो वर्कर होता है, आपका क्या ख्याल है कि हमने क्या जो 4 साल पौने 4 साल इनका दौर था उसमें मार नहीं खाई हमने, उसमें जो ना हमने मुसीबतें नहीं उठाई। तो जब हमने वो, चूंकि पॉलिटिकल वर्कर थे, हम मुसीबतें उठाते रहे और फेस करते रहे, मगर हम अपनी पार्टियों के साथ रहे। अब इनके पास 2 तरह के लोग थे। एक जो है ना वो उधार मांगे हुए, जो रेंट पे लिए हुए लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल, ये इनको जिनको कहते हैं आपके जो ना इलेक्टेबल कहते हैं, और दूसरी जो है ना वो क्लास जो ये मामी डैडी क्लास थी। मामी डैडी क्लास जो है वो ये ज्यादातर जो है ना ये क्लास जो है वो टांग पे टांग रख के बैठी रहती है या सोए रहते हैं या माँ बाप के खर्चों पे पल रहे होते हैं। तो ये बाप के खर्चों पे पलने वाले जो है ना वो जो क्लास है, उनके ऊपर जो थोड़ी सी जब उनको कोई प्रॉब्लम आया है, जब इस हवाले से 9 मई के हवाले से जब ये इन्वॉल्व हुए हैं और जाके इन्होंने हमला किया फौजी तंसीबात पे, उसके बाद जैसे ही इनके ऊपर जो है ना थोड़ा सा प्रेशर आया है, तो ये मम्मी डैडी क्लास जो है ना ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। फौरन जो है वो उसके बाद तौबा ताइब करना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें अब तौबा ताइब वो कहते हैं कि जी उनकी आंखों में आंसू थे, किसी का दिल खून के आंसू रो रहा था, किसी को कोई और प्रॉब्लम था। उसकी प्राइमरी एविडेंस क्या मैं और मोहम्मद साहब और कोई और दोस्त होगा, या उसकी प्राइमरी एविडेंस जो है ना वो खुद होगा। जब वो खुद आके कह रहा है कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, खुद आके जो है ना वो पब्लिक में एक बात कर रहा है, तो हम उसको बिलीव करेंगे, या मेरी बात को मैं कहूंगा नहीं जी फलां साहब गलत कह रहे हैं, वो कहेंगे नहीं फलां साहब दुरुस्त कह रहे हैं, तो ये बात जो है ना हमारी बात इतनी रेलेवेंट नहीं होगी। रेलेवेंट शख्स की, और उस शख्स की जो रेलेवेंट बात है ने आके बता दी, और उसके बाद वो तौबा ताइब करते हुए कि ये बड़े लोगों के बच्चे बच्चियां हैं, ये इन्होंने सारी उम्र जो है ना इनको जो है ना वो धूप भी नहीं लगी, इन्होंने वो जो है ना मौसम की जो है वो हिद्दत और शिद्दत नहीं देखी हुई, इन्होंने बारिश होते भी जो है ना वो अपनी बड़ी बड़ी खिड़कियों से देखी है, धूप भी जो है ना वो इन्होंने जो है ना वो दूर से देखी है कि धूप कैसी होती है। ये अपनी गाड़ियों में बैठते थे और अपनी गाड़ियों के एसी जो है ना वो घर के एसी से निकलते थे, तो गाड़ियों सर पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो तौबा ताइब कर चुके हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान साहब का साथ, पीटीआई का साथ छोड़ के निकल गए, क्या खलासी हो गई उनकी? क्या उनकी गुलो खलासी हो गई? क्या उनके, अगर उनके ऊपर कोई ऐसे इल्जामात हैं तो क्या वो माफ हो गए? और फिर दूसरा, वो बंदा जो कि इस वक्त बंद है, जो कि इस वक्त जेलों में है, एक आम कारकुन, मिलिट्री कोर्ट्स का वो सामना करेगा? कामरान मुर्तजा साहब, पता कि उनकी खलासी हो गई या नहीं हो गई, मैं गवर्नमेंट के कामों में या उन कामों में जो एग्जीक्यूटिव मैं उसमें दखल नहीं देता हूँ, ना उसमें मामले में मैं शरीक हुआ करता हूँ, अनलेस कि मुझे कोई लीगल साइड पे कोई कहीं पे कोई कमेटी हो और उसमें जो ना मेरा कोई ओपिनियन कोई मांगेगा तो मैं ओपिनियन देता हूँ, अदरवाइज मैं इन मामलात में शरीक नहीं होता। मगर अगर किसी के ऊपर केस है और उसकी एविडेंस है और उसके बावजूद जो अगर उसको जाने दिया जाए, मैं एक वकील के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो फर्ज करें कि बीच में अगर कोई एक के खिलाफ एविडेंस दी और उसके खिलाफ जो है एक्शन नहीं हुआ और उसको जाने दिया, तो बाकियों का केस भी डैमेज होगा बी और सी के खिलाफ जो है ना कि जी इसको तो आपने बावजूद एविडेंस के जो है ना इसको खुद जो है ना आपने जाने दिया था, तो ये बाकियों का फिर क्या कसूर है? तो वो सबका मेमन साहब के पास ये रखता हूँ बात। मेमन साहब, आप काफी देर से आपने बात की, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की आपने बात की, जरा इसके ऊपर भी, क्योंकि दोनों मेरे जो गेस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया, मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी ज़रा क्लियर करिएगा। फिर दूसरा ये कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला जब होता है, असैसिनेशन अटैक जब होता है, तो उसका इतना
मुल्क भर में इतना बड़ा रिएक्शन नहीं था, लेकिन जिस करप्शन केस में उनको गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक रिएक्शन आ जाता है, इतना बड़ा रिएक्शन आ जाता है। तो फिर आप जरा अब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को यहां जस्टिफाई कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हमारे पीपल्स पार्टी के भाई ने बातें की हैं और उन्होंने ये जो पॉलिटिकल जो जिस लिहाज से लोगों को प्रेशराइज करके निकाला जा रहा है, मुझे एक्चुअली पता नहीं कि भुट्टो की रूह इस वक्त क्या कर रही होगी, कितनी तकलीफ़ में होगी। 1979 के ऑनवर्ड्स इनको अच्छी तरीके से पता है कि इनकी पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। इनकी पार्टी के साथ एग्जैक्टली यही सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो इंटैक्ट रहे थे ना। इनकी पार्टी के साथ वो इंटैक्ट रहे थे ना। नहीं, इंटैक्ट नहीं, बहुत सारे सर जी, बहुत सारे इनको छोड़ के चले गए थे। इनके जो शुरू में थे, जो वो ज़माना था जिसमें ये कहते थे खंबे को भी वोट डालोगे, वो करोगे, भुट्टो खंबे को भी करेगा, वो करेगा। ये और बात है कि 1971 में जब इलेक्शंस हुए थे तो वो 80 सीटें सिर्फ जीता था और मुजीबुर रहमान 160 जीता था, लेकिन भुट्टो ने आर्मी के साथ मिलके उस वक्त वो उसको दिया ही नहीं, जो मेरिट वाली चीज़ थी वो दी नहीं थी। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ कि बांग्लादेश आज हमसे अलग है। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करता हूँ। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब वो पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम लोग तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और वो इस चीज़ को वन वे और अनदर वे जस्टिफाई कर रहे हैं कि यार ये इतना प्रेशर डालने के पॉलिटिकल जो छोड़ के जा रही है, तो फेयर इनफ, ये इनकी अपना वो है, अपनी सोच है, वो है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ठीक है ना। अभी कामरान साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये मम्मी डैडी, मैं वो मम्मी डैडी वालों में से एक, मेरे वाले साहब ब्रिगेडियर वो है, मैं मिडिल क्लास, शुरू में मुश्किल हम लोग गुजारा कर सकते थे, पढ़ पढ़ा के एक हाईली प्रोफेशनल दुनिया के लेवल पे वो किया था, और मैं पॉलिटिक्स में आया हुआ हूँ। जो मम्मी डैडी वाले थे ना, उन्होंने इनको नाको नाक चन्ने चबवाए हैं। मम्मी डैडी वाले जो लोग थे ना, उन्होंने इनके जो लीडर हैं, जो वो लीडर जिसका बाप भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, कहता था कि ये जब कमरे में आता है मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि ये मेरी इंफॉर्मेशन बाहर जाके लोगों को बेचता है। ठीक है, वो चीज़ है। ये मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी के आर्टिकल में मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी के आर्टिकल में पढ़ लेना, मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं सिर्फ एक हिस्ट्री का फैक्ट बता रहा हूँ। उन्होंने, इस मम्मी डैडी लोगों ने उसको एक सीट से जीतने नहीं दिया। ये वो मम्मी डैडी है जिसके बारे में वो खुद कहते थे कि ये तितलियां हैं, हम इनके लिए इतना गर्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे कि ये हो जाएगा। ये उनकी जुबान है। ये हमारे वो लीडर्स हैं कि जिनके बारे में जिनके पास जब नैब वाले उनके करप्शन केस लेकर गए थे तो इन्होंने क्या क्या गुफ्तगू नहीं की थी। आपको भी पता है, मेरे पता है, इंटरनेट भरा हुआ है। ये और इनके भाई ने उसमें इनके भाई ने कहा था कि हम लोग ये कोर कमांडर के घर का घेरा डालेंगे। ठीक है, ये उस वक्त की बात है, ये सारी चीज़ें। तो मेरे भाई बात ये है कि जब हम लोग इस किस्म की बात करते हैं ना, जब इंटेलेक्चुअल उसकी बात करते हैं, तो इंटेलेक्चुअली आपको पहले समझना होता है कि फल में और इंटेलेक्चुअल में क्या फ़र्क है। सर, अब आपको इस बात की समझ नहीं आती ना, आप आ जाए ना उस पॉइंट के ऊपर आ जाए कि जिन लोगों को आपने कहा खान साहब की स्ट्रेंथ, वो 8 मई तक स्ट्रेंथ थे और उसके बाद जो है वो ऐसा क्या हो गया, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। मैं तो इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि देखिए, मैं सिंपल सी होती है, जो लॉयर्स हैं या जो पुलिस वाले हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव वाले हैं, वो सबसे पहले हमेशा एक चीज़ पूछते हैं कि यार इस सब चीज़ से फ़ायदा किसको हो रहा है, मतलब जिससे जब फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि हम में से, मुझे इतना मालूम है, जितना मुझे मालूम है, इतना वो ये है कि इस किस्म की हरकत पीटीआई वाले नहीं कर सकते। मुझे इस पे पूरा एक शुबा है, एंड दैट इज व्हाई मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि यहाँ पता चले। एक मिनट क्योंकि मेरे लिहाज से उसके अंदर बट थे जो कि लोगों को बता रहे थे कि ये करना है, सब कुछ करना है, और वहां पे जो आपकी पुलिस थी वो मतलब ऑब्वियसली मिसिंग थी।
जो उनका काम था वो ऑब्वियसली मिसिंग था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक फाउल प्ले था। इस फाउल प्ले में अब ये लोग बड़े आराम से कह देते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो JUI वाले हो, कि हम जी PDM का हिस्सा नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। भाई आपके भाई आपका जो है वहाँ का मिनिस्टर है, वो दूसरा जो है वो जो आपका लीडर है वो वहाँ पे क्या कह सकते हो, फॉरेन मिनिस्टर है, 10 आपके मिनिस्टर हैं। आप कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आपने क्या देखिए, आप लोगों ने पिछले 75 साल से अवाम को अनपढ़ रखा है, लेकिन अवाम शऊर वाली है। अनपढ़ जरूर आप लोगों ने इनको रखा मेरा हुआ है, पॉइंट यही था, आप इनको मेरा पढ़ने पॉइंट- नहीं मेरा- देते ही मेरा देते, पॉइंट, डॉक्टर लेकिन साहब- ये शऊर वाले लोग हैं। और ये याद रखना, मैं आपको एक कहूं, ये याद रखना, इंशाअल्लाह व ताला जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन इन लोगों को लग पता चल जाएगा। ये जब तक अगर आपको लग रहा है कि पहले तो 2023 इंशाअल्लाह ताला सर, होगा नहीं। आपको लग रहा है 2023 इलेक्शन का साल है, इलेक्शन होगा? जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं ना, ये लोग इलेक्शंस के साथ आ ही नहीं सकते, इसलिए इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना। इन्होंने इलेक्शन 2023 नहीं, 2024, 2025, 2026 जब भी कर ले, अगले 5 साल के अंदर जब भी कर ले, ठीक है ये लोग जीत नहीं सकते। जी, ये जुल्फिकार- इलेक्शंस में जीत नहीं सकते, 2 नंबरी में जुल्फिकार ये बदर जरूर साहब, जीत सकते जुल्फिकार हैं बदर और साहब, जीतते आ रहे हैं। आप इन 30 सेकंड्स बताइएगा कि आपको लग रहा है कि इलेक्शन होंगे, इन हालात में इलेक्शन होंगे और हुकूमत इतने कंफर्ट जोन में आ गई कि इलेक्शन करवाएगी? देखिए, इलेक्शन तो होने हैं जब हुकूमत मुद्दत पूरी करे, जो भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर ही इलेक्शन होंगे। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात कह चुके हैं कि ना इलेक्शन टाइम से पहले होने चाहिए ना टाइम के बाद। दूसरा, ये काबिल सेनेटर साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी कहती है हम हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा है और PDM के साथ हमारी कोलिशन है। PDM का नहीं है, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा है और PDM के साथ कोलिशन पार्टनर्स हैं, क्योंकि PDM के अंदर बहुत सारी जमातें हैं। अब इसके अंदर कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के वजीर हैं और हम मिलके हुकूमत कर रहे हैं। अब बात ये जो कर रहे थे ना भुट्टो साहब वाली के 79 के बाद, देखिए भुट्टो साहब बड़े खुश होंगे, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत दे, क्योंकि उनको जिंदगी में सिंसियर और लोग ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने माफीनामे लिख के छोड़ के जेलों से निकल के नहीं गए। हाँ, कुछ लोग निकल के गए हैं, लेकिन मैं अपने वालिद की सर, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। कामरान साहब आपकी तरफ आऊंगा। जरा ये बताइएगा, आपको लग रहा है कि इलेक्शन होंगे इन हालात में और हुकूमत आगे नहीं जाएगी? बिल्कुल, अगस्त से आगे, मिड अगस्त से आगे हुकूमत नहीं जाएगी और उसके बाद जो ना मामला केयर टेकर के हवाले हो जाएंगे। केयर टेकर जो ना, अगर तो फर्ज कर लीजिए 16 अगस्त तक पूरा टाइम किया तो अगले में जो ना इलेक्शन हो जाएंगे, वरना अगर इससे हफ्ता पहले छोड़ दिया तो फिर 90 डेज में हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद और जुल्फिकार अली बदर साहब आज के प्रोग्राम में शरीक रहे। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।